हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? ऑप्टिक्स। ठीक है, अब लिखो जरा सबसे पहले स्टडी ऑफ लाइट एंड विजन। स्टडी ऑफ लाइट एंड विजन इज कॉल्ड एज ऑप्टिक्स। स्टडी ऑफ लाइट एंड विजन इज कॉल्ड एज ऑप्टिक्स। ठीक है, लिखो लाइट इज form of energy. Light is form of energy which produces sensation of sight in us. Which produces sensation of sight in us. लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमारे आंखों में साइट की सेंसेशन प्रोड्यूस करता है। कैसे प्रोड्यूस करता है वही सब पढ़ना है हमें। ठीक है, लिखो अप टू 17th century Newton's corpuscular theory was assumed to be correct. न्यूटन बड़ा आदमी था भाई, तो उसकी बात मानी जाती थी। ठीक है, तो क्या कहा गया? अप टू 17th century न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी वाज अज्यूम्ड टू बी करेक्ट। अब लिखो जरा, इन दिस थ्योरी light is considered as multitude of minute particles. मल्टीट्यूड मतलब कॉन्टिन्यूसली एमिट होने वाले। ठीक है, मल्टीट्यूड ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स which emanate from source and cause sensation of vision upon entering the eye. एक्चुअल में न्यूटन को मैकेनिक्स आती थी, तो मैकेनिक्स जैसा ही ट्रीट कर रहा था। वो क्या कहता है कि जो सोर्स है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल एमिट करता है, और वो पार्टिकल जब ह्यूमन आई में पड़ते हैं या किसी भी आई में पड़ते हैं तो क्या कहते हैं, सेंसेशन ऑफ विजन आ जाएगा। ठीक है, लिखो कॉर्पस्कुलर थ्योरी कैन एक्सप्लेन only reflection phenomena and rectilinear propagation of light. Corpuscular theory can only explain reflection phenomena and rectilinear propagation of light. इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट सीधी लाइन में चलती है, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, जब तक मीडियम चेंज नहीं करता। लिखना नहीं, ठीक है, कि उसकी बात बाद में गलत हो गई थी। तो मैंने क्या कहा, कॉर्पस्कुलर थ्योरी कैन ओनली एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन फिनोमेना एंड रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। ठीक है, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन का मतलब क्या था? लाइट सीधी लाइन पे चल रही है अगर मीडियम चेंज नहीं होता है। इस बात को न्यूटन्स की थ्योरी एक्सप्लेन कर रही थी। ठीक है, दूसरा रिफ्लेक्शन फिनोमेना उसने मैकेनिक्स से कर दिया, कि उसने मान लिया जो लाइट के पार्टिकल हो इलास्टिक छोटे छोटे बॉल हैं, जब किसी ऑब्स्टिकल से टकराते हैं तो क्या कहते हैं, बिल्कुल ही इलास्टिक कोलिजन होता है उनका, तो जितने एंगल पे पड़े उतने एंगल पे क्या हो गए, रिफ्लेक्ट हो गए। यही आपको 10th क्लास में बता के भेजा जाता है शायद, है ना? ठीक है, अब लिखो जरा, बट व्हेन देयर इज चेंज इन मीडियम, then path of light gets deviated.
पाथ ऑफ लाइट गेट्स डेविएटेड, ठीक है। नॉट एक्सप्लेन्ड बाय कॉर्पस्कुलर थियरी, नॉट एक्सप्लेन्ड बाय कॉर्पस्कुलर थियरी। न्यूटन ने तो ये कहा भाई कि डेंसर मीडियम आ जाएगा तो स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है, लेकिन डेविएट क्यों हुआ ये बात नहीं पता चल रही थी उसे, ठीक है। और डेंसर मीडियम में स्पीड कम क्यों हो जाती है, उसके पीछे न्यूटन वाला लॉजिक नहीं था कि डेंसर मीडियम में स्पीड कम हो जाएगी। जैसे हम लोग अगर डेंसर मीडियम में चलते हैं, मान लो वाटर में चलते हैं, तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, एयर के कंपैरिजन में कम हो जाएगी। ये वाली बात बिल्कुल भी लाइट के लिए होल्ड नहीं करती है, ठीक है। अब लिखो जरा, लिखो एट द सेम टाइम हाइजेंस गेव वेव थियरी ऑफ लाइट, ठीक है। उसकी बात कोई सुन नहीं रहा था लेकिन उसने दी थी, उसी आसपास में ही थे दोनों, ठीक है। तो हाइजेंस गेव वेव थियरी ऑफ लाइट, ठीक है, विच करेक्टली एक्सप्लेन्ड रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन फिनोमेना, विच करेक्टली एक्सप्लेन्ड। करेंगे सारी चीजें एक एक करके, पहले इसका इतिहास देख लें क्या है। एट द सेम टाइम Huygens gave wave theory of light which correctly explained reflection, refraction, refraction मतलब मीडियम का चेंज होना, ठीक है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन एटसेट्रा। अब Huygens theory was experimentally proved by Thomas Young. Huygens theory was experimentally proved by Thomas Young in early 19th century. फिर लोगों ने क्या करा, मानना शुरू कर दिया कि लाइट वेव है, पार्टिकल वाले को भूल गए, ठीक है। फिर लोगों के दिमाग में आया कि लाइट तो क्या है, वेव है, हम क्या करते हैं, पार्टिकल को भूल जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था, लिखो जरा, बट अगेन इन अर्ली 20th सेंचुरी, बट अगेन इन अर्ली 20th सेंचुरी Einstein produced photoelectric effect. Einstein gave theory of photoelectric effect, produced नहीं, gave theory of photoelectric effect, ठीक है। And according to photoelectric effect, light is energy packets in form of photons. उसने वही जो मल्टीट्यूड ऑफ पार्टिकल्स न्यूटन ने माने थे उनको क्या नाम दे दिया, फोटॉन्स दे दिया, आर एनर्जी पैकेट्स, ठीक है, कॉल्ड एज फोटॉन्स, ठीक है। एंड मीनवाइल मैक्सवेल ऑल्सो प्रूव्ड दैट लाइट डू पोजेस वेव कैरेक्टर, लाइट डू पोजेस वेव कैरेक्टर, ठीक है। अब खेल बड़ा खराब हो गया, दोनों कैरेक्टर दिख रहे थे, वेव और पार्टिकल दोनों, ठीक है, इतनी बात। तो हमने यहां पर आकर के ये कहा कि लाइट डज पोजेस व्हाट, डुअलिटी, ठीक है। अंडर सर्टेन कंडीशंस इट विल बिहेव एज व्हाट, वेव, एंड अंडर सर्टेन कंडीशंस इट विल बिहेव एज व्हाट, पार्टिकल, ठीक है। तो लिखो जरा, लिखो, आफ्टर दिस वी कंक्लूडेड दैट लाइट पोजेस डुअलिटी, लाइट पोजेस डुअलिटी, ठीक है, दैट इज बोथ पार्टिकल एज वेल एज वेव कैरेक्टर। कभी पार्टिकल कैरेक्टर डोमिनेट करेगा अंडर सर्टेन कंडीशंस, और अंडर सर्टेन कंडीशंस वेव कैरेक्टर डोमिनेट करेगा, क्लियर है। और हर चीज के साथ है भाई ये, ठीक है, डुअलिटी हर चीज में है, ये ध्यान रखना, ठीक है। बगैर डुअलिटी की कोई चीज नहीं, ये ध्यान, ठीक है। अब लिखो सोर्स ऑफ लाइट। अबे मैंने क्या कहा, लाइट पोजेस डुअलिटी, पार्टिकल एज वेल एज व्हाट, वेव कैरेक्टर, इतनी सी बात बोली। अब लिखो सोर्स ऑफ लाइट।
हमने मैक्सवेल की 3 स्टेटमेंट पढ़ी थी इलेक्ट्रोस्टैट वाले चैप्टर में। क्या पढ़ी थी? अगर सिस्टम ऑफ चार्ज रेस्ट पे है तो अपने आसपास इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड डेवलप करता है। कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड अपने आसपास डेवलप करता है। और अगर एक्सेलरेटेड चार्ज सिस्टम है तो क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड भी, मैग्नेटिक फील्ड भी, एज वेल एज रेडिएट्स एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहेंगे। ठीक है, इतनी बात। तो लिखो जरा, लिखो सोर्स ऑफ लाइट में लिखो एनी एक्सेलरेटेड और ऑसिलेटिंग चार्ज सिस्टम, एनी एक्सेलरेटेड और ऑसिलेटिंग चार्ज सिस्टम produce electromagnetic waves or radiations, produce electromagnetic waves or radiations। ठीक है, कॉल्ड एज लाइट, इसी को हम लाइट कह देते हैं। अब अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करें तो उसकी वेवलेंथ 0 से इन्फिनिटी हो सकती है, फ्रीक्वेंसी 0 से इन्फिनिटी हो सकती है। ठीक है, हर किसी को हम रेडिएशन में डालते हैं, लेकिन जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है दैट इज विजिबल रेडिएशन। जैसे हमने पिछले साल थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा तो हमने इंफ्रारेड रेडिएशन पढ़ा था, हीटिंग जो कॉज करता था। विजिबल रेडिएशन सेंसेशन ऑफ साइट के बारे में बात करेगा। अगर हम अल्ट्रावायलेट की बात करें तो उसके अलग काम होंगे, एक्सरे की बात करें तो उसके अलग काम होंगे। तो लिखो जरा, लिखो रेडिएशंस कैन हैव एनी फ्रीक्वेंसी, कैन हैव रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, any range of frequency or wavelength, can have any range of frequency or wavelength, can have any range of frequency or wavelength, but in this chapter we will only study visible radiations, we will only study visible radiations having wavelength 380 nanometer to 740 nanometer in vacuum। कुछ लोग 400 से 7000 तक कह देते हैं, मतलब मैंने थोड़ा सा डोमेन बड़ा ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 380 नैनोमीटर टू 740 नैनोमीटर। ठीक है, इतनी बात। इस रेंज की वेवलेंथ्स को हम स्टडी करेंगे जिनकी वेवलेंथ वैक्यूम में इतनी होगी, ये विजिबल रेडिएशन कहलाएंगे। इससे बड़े वाले क्या कहलाएंगे? इंफ्रारेड। इससे छोटे वाले अल्ट्रावायलेट, उससे भी छोटे वाले एक्सरे, उससे भी छोटे वाले फिर गामा रेज, इस टाइप से होता रहेगा। ठीक है, अब जरा देखो, अब ये तो क्लियर हो गया कि सोर्स ऑफ लाइट क्या होगा, कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज सिस्टम। ठीक है, अब सबसे पहले पॉइंट सोर्स की बात करते हैं। पॉइंट सोर्स या स्फेरिकल सोर्स। पॉइंट सोर्स या स्फेरिकल सोर्स। अब मेरी बात ध्यान सुनो बेटा, ये हमारे पास पॉइंट सोर्स है, मान लेते हैं। ठीक है, ये फोटॉन्स एमिट करेगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पे ये हर डायरेक्शन में फोटॉन्स एमिट करेगा। पॉइंट है तो स्फेरिकली रेडियली फोटॉन्स एमिट करेगा। ठीक है, अगर इसके आसपास का मीडियम सराउंडिंग होमोजीनियस है तो फोटॉन्स की स्पीड हर डायरेक्शन में क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, इतनी बात। तो क्या लिखा हमने? पॉइंट सोर्स और स्फेरिकल सोर्स इन होमोजीनियस मीडियम। अब जरा ध्यान दो,
अब क्या खेल है बेटा, फोटॉन एमिट हो रहे हैं, ठीक। तो मान लो जो टाइम 0 पे फोटॉन निकले, लिखो सबसे पहले, ये नोट कर लिया सबने, लिखो photons are emitted, photons are emitted radially from the point source, radially from the point source, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, आप ऐसे देखो, जो पहले फोटोन एमिट हुआ था वो यहाँ है, तो इसके बाद में जब एमिट हुए तो वो यहाँ है, इसके बाद में जब एमिट हुए यहाँ है, इसके बाद में एमिट हुए यहाँ है, ऐसे ही होगा, कॉन्टिन्यूसली एमिट करता रहेगा, ठीक है। इतनी बात, कॉन्टिन्यूसली एमिट करेगा तो फोटॉन्स एक पर्टिकुलर लाइन पे चलेंगे, ऐसे। ऐसे चलेंगे, जिस रास्ते पे फोटॉन्स चलेंगे, ठीक है। इतनी बात, उस रास्ते को हम रे ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? रे ऑफ लाइट, ठीक है। इतनी बात, अगर मीडियम चेंज नहीं कर रहा है तो सीधे चलेंगे, ठीक है। अब लिखो जरा, लिखो, मैंने ये क्या लिखा है कि रेज फोटॉन्स कैसे एमिट होते हैं, इस पॉइंट सोर्स वाले में, रेडियली फ्रॉम द पॉइंट सोर्स, एंड पाथ followed by path followed by photons, path followed by particular photon, path followed by particular photon is called as ray, is called as ray। मानते हो या नहीं मानते हो? ठीक है, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, अगर इस मीडियम में स्पीड फोटॉन्स की v है, तो डेल्टा टी टाइम बाद ये वाला फोटॉन यहां पहुंच गया, मान लो, तो कितना डिस्टेंस चला, v डेल्टा टी। ये सुनो, ये वाला फोटॉन भी v डेल्टा टी, ये वाला फोटॉन भी v डेल्टा टी, हाँ या ना? तो एक बात बताओ, ये जो फोटॉन किसी समय पे एमिट हुए थे, जिस समय पे एमिट हुए थे उन सबका फेज क्या रहा होगा, सेम रहा होगा, और सबने सेम रास्ता कवर करा है, तो पाथ भी सबका क्या है, सेम है। तो ये सारे फोटॉन्स, अगर मैं इन सारे फोटॉन्स का क्या बनाता हूं कि एनवलप बनाता हूं, ठीक है। इतनी बात, तो ये जो एनवलप है, लोकस ऑफ photons which are in same phase is called as wavefront। इसको क्या कहते हैं? वेवफ्रंट कहते हैं। लोकस ऑफ फोटॉन्स विच आर इन सेम फेज इज कॉल्ड एज वेवफ्रंट। और पॉइंट सोर्स के लिए वेवफ्रंट कैसा हो जाएगा? कंसेंट्रिक स्फीयर्स। कंसेंट्रिक क्या हो जाएगा? स्फीयर्स हो जाएंगे, क्योंकि इससे पहले वाले जो रहेंगे उनका रेडियस बड़ा रहा होगा, इससे जो पीछे वाले होंगे उनका रेडियस क्या होगा? छोटा होगा। तो वेव फ्रंट्स over here are concentric spheres, हाँ या ना? over here are concentric spheres। कोई दिक्कत है भाई किसी को? अब एक मजेदार बात और दिख रही है कि जो रेज हैं वो हमेशा नॉर्मल टू वेव फ्रंट्स हैं। रेज आर ऑलवेज नॉर्मल टू वेव फ्रंट। तो लिखो, रेज आर ऑलवेज नॉर्मल टू वेव फ्रंट। रेज कैसी है? रेडियल है, हाँ या ना?
रेज आर ऑलवेज नॉर्मल टू वेव फ्रंट। ये बात हो गई। अब अगला सोर्स आ जाता है। अगला सोर्स क्या आता है हमारे पास? इनफाइनाइट लीनियर, कुछ वैसा नहीं दिख रहा है? क्या कहते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, वैसे ही था पॉइंट चार्ज का। ठीक है, अब इनफाइनाइट लीनियर और सिलिंड्रिकल सोर्स, इनफाइनाइट लीनियर और सिलिंड्रिकल सोर्स। अब जरा देखो, ये एक इनफाइनाइट लीनियर सोर्स है। अब ये इनफाइनाइट लीनियर सोर्स है, तो फोटॉन्स ऐसे निकलेंगे, ऐसे 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 ऐसे, रेज ऐसे निकल रही हैं, ऐसे निकल रही हैं, ऐसे निकल रही हैं रेज। ठीक है, तो जो रेज हो गई, वो क्या हो गई? रेज सिलिंड्रिकली रेडियल, रेज आर सिलिंड्रिकली रेडियल। मानते हो या नहीं मानते हो? ठीक है भाई, मतलब अगर ये ऐसा है तो एक रही है, एक रही है। अब ये मत कह देना ये दोनों पैरेलल है, कहाँ है पैरेलल? कतई नहीं है। ठीक है, हाँ नीचे वाले के रिस्पेक्ट में पैरेलल, लेकिन आपस में तो पैरेलल नहीं है। ठीक है, दीज आर व्हाट? सिलिंड्रिकली रेडियल। अब जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा, सॉरी इक्विपोटेंशियल नहीं, वेव फ्रंट, जो वेव फ्रंट बनेगा ये कितना चला? वी डेल्टा टी। कितना चला? वी डेल्टा टी। ठीक है, तो जो वेव फ्रंट है कंसेंट्रिक सिलिंडर्स, वेव फ्रंट्स आर कंसेंट्रिक सिलिंडर्स। कोई दिक्कत है भाई? कोई इशू है? और अगेन देखो, रेज आर परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट्स। ठीक है, या नॉर्मल टू वेव फ्रंट्स। अब तीसरी कहानी आती है हमारे पास। तीसरे टाइप के सोर्स की बात करेंगे। सोर्स एट इंफिनिटी। अगर कोई सोर्स ही इंफिनिटी पर है, सोर्स एट इंफिनिटी, सोर्स एट इंफिनिटी। ठीक है, अब एक बात बताओ यार, सोर्स एट इंफिनिटी आपको कैसा दिखेगा? पॉइंट जैसा दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक पॉइंट सोर्स है और आप कहां पर हो? इंफिनिटी पे हो। ऐसा ही कुछ है, आप कहां पर हो? इंफिनिटी पे हो। तो अगर इससे रेज निकलेंगी, आपको जब मिलेंगी तो ये पैरेलल जैसी अपीयर होंगी कि नहीं होंगी? आपको जब मिलेंगी तो कैसी अपीयर करेंगी? पैरेलल अपीयर करेंगी। ठीक है, इतनी बात। तो कहने का मतलब क्या हुआ? जब भी सोर्स एट इंफिनिटी है तो हम क्या कहेंगे? रेज आर व्हाट? पैरेलल। रेज आर व्हाट? पैरेलल। अब अगर ये रेज पैरेलल हैं तो जो वेव फ्रंट होगा वो क्या होगा? पैरेलल प्लेन्स परपेंडिकुलर टू द रेज। तो वेव फ्रंट क्या हो गया? एक पैरेलल प्लेन ये, एक पैरेलल प्लेन ये, तो ये क्या हो गया हमारे? वेव फ्रंट्स पैरेलल प्लेन्स
perpendicular to rays, parallel planes perpendicular to rays, yes or no? ठीक है भाई, क्लियर है। अब इसके बाद आगे बात करते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारे पास तीनों टाइप के सोर्सेस की। अब हमारे पास प्रॉब्लम ये आती है कि किस कंडीशन पे रे ऑप्टिक्स डोमिनेट करेगी और किस कंडीशन पे वेव ऑप्टिक्स डोमिनेट करेगी। मतलब कब हमें मतलब पार्टिकल कैरेक्टर पढ़ना है लाइट का और कब हमें वेव कैरेक्टर पढ़ना है, कौन सा डोमिनेट कब करेगा वो डिसाइड करना है। तो उसको डिसाइड कर लेते हैं। उसकी मैथमेटिकल जो डेरिवेशन होगी वो हम बाद में करेंगे, ठीक है। पहले मैं आपको सिर्फ मोटा मोटा बताऊंगा कि रे ऑप्टिक्स क्यों डोमिनेट कर रहा है, वेव ऑप्टिक्स क्यों डोमिनेट कर रहा है, ठीक है, इतनी बात। तो अब जरा देखो, एक मिनट, आप एक काम करो, ये मेरे पास ओपनिंग है, अपर्चर, यहाँ ब्लॉक हो गया, दीवार हो गई, यहाँ दीवार हो गई, खिड़की ही मान लो, यहाँ से लाइट एंटर कर सकती है, ठीक है, इतनी बात। तो दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज व्हाट, अपर्चर। ठीक है, सामने इसके यहां पर दिस इज स्क्रीन, कोई दीवार है विंडो के सामने, ठीक है, इतनी बात। और लाइट मान लो सन से आ रही है, यानी कि कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। लाइट सन से आ रही है, ठीक है। तो सन से जो लाइट आ रही है उसका जो वेव फ्रंट होगा वो ये होगा, विंडो पे पड़ने से जस्ट पहले। दिस वुड बी वेव फ्रंट, हाँ या ना। और जो रेज आ रही होंगी ऐसे आ रही होंगी कि नहीं आ रही होंगी, हाँ या ना, पक्का। अब आप एक चीज देखो बेटा, अगर आप लाइट देखो दीवार के ऊपर कितनी रीजन में पड़ रही है, तो आप अगर ध्यान से देखोगे बहुत हल्का सा क्या आ रहा है, बेंट आ रहा है, किसमें, वेव फ्रंट में। इसके ऊपर वाला हिस्सा ब्लॉक हो गया, इसके नीचे वाला हिस्सा भी क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। हल्का सा क्या कर जाएगा, बेंट सा हो जाएगा। अब हल्का सा जब ये बेंट सा हो जाएगा, मैंने बात कर ली गौरव से ना, ठीक है। अब हल्का सा बेंट हो जाएगा। अब जरा देखो, अब जो रेज होंगी वो वेव फ्रंट के नॉर्मल, बाकी तो ब्लॉक हो गई रेज। जो स्क्रीन के ऊपर साइज आ रहा है जहां पर लाइट पड़ी हो इतना सा है। ऐसे ही होता है, अगर मैं इस दरवाजे को खोल दूं, बाहर लाइट जला दूं, अंदर अंधेरा कर दूं, तो यहां पर कहीं पर लाइट आएगी, ठीक है। ये कहानी आ गई। अब एक बात बताओ, जो अपर्चर का लेंथ है या एरिया है और जो स्क्रीन के ऊपर लेंथ या एरिया आ रहा है, दोनों में कोई खास अंतर है, कोई खास अंतर है, इतना अंतर नहीं है। लेकिन एक काम करते हैं, अब जरा देखो, अगर मैं क्या करता हूं,
ये अपर्चर है छोटा सा, सामने ये स्क्रीन है, सामने ये स्क्रीन है, अगेन इन्फिनिटी से आ रहा है, ये वेव फ्रंट हो गया। अब आप एक चीज देखो, यहां पर जो वेव फ्रंट में चेंज आया, थोड़ा सा ज्यादा आया, शेप में ज्यादा आया, तो अब जरा एक बात बताओ, इसके परपेंडिकुलर जो रेज आ रही है वो ये गई, अब एक बात बताओ, ये रीजन आ रहा है, अब जो लाइट पड़ रही है स्क्रीन पे वो ज्यादा रीजन के लिए पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है, ठीक है इतनी बात। अब एक चीज ध्यान से देखना, इस केस में शेप ऑफ वेव फ्रंट डू नॉट चेंज appreciably, ज्यादा अप्रिशिएबल चेंज शेप ऑफ वेव फ्रंट में नहीं हुआ। इस केस में ठीक है इतनी बात। अब मजेदार बात देखो, यहां पर रेज सीधी रह गई लगभग लगभग, और यहां पर रेज बदल गई, ठीक है इतनी बात। तो जिस केस में शेप ऑफ वेव फ्रंट अप्रिशिएबली चेंज नहीं कर रहा है, तो वहां पर रे ऑप्टिक्स डोमिनेट कर रही है, डोमिनेट्स, ठीक है। और इस केस में रेज का शेप काफी चेंज कर गया, रेज भी बदल गई, वेव फ्रंट तो बदल ही गया, तो कौन, वेव ऑप्टिक्स डोमिनेट्स, ठीक है इतनी बात। तो वेव ऑप्टिक्स डोमिनेट्स। अब ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एक तो हमें दिख रहा है अपर्चर का साइज, हाँ या ना, और भी फैक्टर होते हैं बेटा, अपर्चर का साइज, दूसरा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रहा है, पहले मेरी बात सुन लो, लिखो नहीं, मैंने क्या कहा, किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। एक तो अपर्चर का साइज, ठीक है, यहाँ छोटा है यहाँ बड़ा है, दूसरा जो वेवलेंथ लाइट की है यहाँ पर या यहाँ पर, इस पर भी डिपेंड कर रहा है, दूसरा स्क्रीन के डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। अभी अगर इसी स्क्रीन को मैं दूर ले जाऊं इस वाले को, तो ये भी बहुत डेविएट सा हो जाएगा, आप इस स्क्रीन को इन्फिनिटी पे लेके जाके खड़ा कर दो, डेविएट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्लियर है। तो क्या करिए, अपर्चर का साइज छोटा हो जाएगा, ठीक है इतनी बात, तो अपने आप ही आ जाएगी वो कहानी, ठीक। अब तो खेल क्या हमारे पास कि भाई ये मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है कि रे ऑप्टिक्स या वेव ऑप्टिक्स कौन डोमिनेट करेगा, ठीक है इतनी बात। कोई भी चीज एक फ्रेम में रे ऑप्टिक्स हो सकती है तो दूसरे फ्रेम में वेव ऑप्टिक्स जैसा भी बिहेवियर शो कर सकता है, ठीक है। अब वो ऑब्जर्वर पे, स्क्रीन पे, अपर्चर के साइज, इन सारे फैक्टर पे डिपेंड करेगा, ठीक। लिख बना लो जरा इसे, वेव फ्रंट की शेप कैसे चेंज होती है। मनस्वी, एक काम करना, आज एक पाइप लेना, पाइप या एक जो घर में नल है उसमें पानी खोल देना, सीधे गिर रहा होगा। अब एक काम करना, अपना फिंगर लगा देना टैप पे, पानी इधर उधर भागेगा टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है। तो जब उसे ऑब्स्टिकल मिलते हैं साइड में, एजेस पे, तो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, दैट इज टर्बुलेंट मोशन, हमने जो पढ़ा था टर्बुलेंट फ्लो, तो कुछ उस टाइप का ही खेल यहां पर भी होने वाला है। अब सुनो भाई, अब लिखो जरा,
if aperture or obstacle size is comparable to wavelength of light. इफ अपर्चर और ऑब्स्टिकल, बेटा यही सेम काम ऑब्स्टिकल के लिए भी हो सकता है. इफ अपर्चर और ऑब्स्टिकल साइज इज कंपेरेबल टू wavelength of light, then wave optics dominates, that is wave nature of light is dominant. Then wave optics dominates, that is wave nature of light dominates. मैंने क्या कहा, अगर हमारे पास क्या कहते हैं, क्या हो रहा है, अपर्चर या ऑब्स्टिकल का साइज छोटा है तो क्या हो जाएगा, क्या कहते हैं, वेव ऑप्टिक्स डोमिनेट करेगी. ठीक है, अपर्चर या ऑब्स्टिकल का साइज कंपेरेबल टू वेवलेंथ नैनोमीटर के ऑर्डर की थी भाई, तो इसका मतलब अपर्चर और ऑब्स्टिकल में छोटा ही बोल रहा हूँ. ठीक है, इतनी बात. अब लिखो, बट इफ साइज ऑफ अपर्चर और ऑब्स्टिकल is much larger than wavelength, then ray optics is dominant. ठीक है, अब 3 टाइप की ऑप्टिक्स हमें पढ़नी है. ठीक है, एक एक करके लिख लेते हैं. पहला, ज्योमेट्रिकल और रे ऑप्टिक्स. इसमें हम 2 फिनोमेना पढ़ेंगे, एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और एक रिफ्रैक्शन. ठीक है, दूसरा फिजिकल और वेव ऑप्टिक्स. देखो, वेव ऑप्टिक्स आप रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन तो पढ़ ही सकते हो, एडिशन में आप क्या पढ़ सकते हो, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये भी पढ़ सकते हो. ठीक है, इतनी बात क्लियर है. तीसरा, क्वांटम ऑप्टिक्स. क्वांटम ऑप्टिक्स में ये मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे, यहां नहीं पढ़ेंगे. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, एटसेट्रा, और भी फिनोमेना है. ठीक है भाई, अब सबसे पहले हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से खत्म करेंगे. ठीक है, इतनी बात. फिर वेव, फिर क्वांटम ऑप्टिक्स में मॉडर्न में पढ़नी है. क्लियर है भाई? अब जरा देखो, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स. ठीक है, मतलब अब हमारे पास ऑब्वियस सी बात है कि अपर्चर और ऑब्स्टिकल बड़े हैं, वेव फ्रंट में कोई अप्रिशिएबल शेप में चेंज नहीं आने वाला. ठीक है, इतनी बात हम ये मान के चलेंगे, कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जहां पर वेव फ्रंट में चेंज आ रहा हो अप्रिशिएबल. ठीक है, इतनी बात. ठीक, अब मतलब वेव फिनोमेना हम पढ़ेंगे नहीं, ना हम इंटरफेरेंस की बात करेंगे, ना हम डिफ्रैक्शन की बात करेंगे. ठीक है, अब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स. ठीक है, जिस रास्ते पे लाइट चलती थी उसको रे कहते थे. ठीक है, अगर हमारे पास
बंच ऑफ रेज है तो उसको हम क्या कहते हैं, बीम कहते हैं। तो लिखो जरा, बंच ऑफ रेज इज कॉल्ड एज बीम, bunch of rays is called as beam। ठीक है, इतनी बात। अब बीम तीन टाइप की होती है। अगर ऐसी रेज है तो इसको कहेंगे कन्वर्जेंट बीम, ठीक है। अगर ऐसी रेज है डाइवर्जेंट बीम, अगर ऐसी रेज है तो पैरेलल बीम। ठीक भाई, तब हम क्या कहेंगे, पैरेलल बीम कहेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है। अब अपने पास क्या कहानी है, जब भी हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की बात करेंगे तो हमें तीन चीजें पढ़नी है। एक, ऑब्जेक्ट या सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। दूसरा, ऑप्टिकल डिवाइस, ऑप्टिकल डिवाइस प्लेन मिरर हो सकता है, स्फेरिकल मिरर हो सकता है, कोई भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो सकता है, लेंस हो सकता है, प्रिज्म हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब जब लाइट सोर्स से निकलेगी या ऑब्जेक्ट से आएगी और ऑप्टिकल डिवाइस पे पड़ेगी तो दो फिनोमेना हो सकते हैं, या तो रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन। तो जो भी दोनों फिनोमेना होंगे, कोई भी होगा, रिफ्लेक्शन होगा, तो रिफ्लेक्टेड लाइट जब वापस आएगी तो रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से क्या बनेगा, इमेज बनेगा, ठीक है, इतनी बात। या रिफ्रैक्टेड लाइट जो वापस आएगी उसकी वजह से क्या बनेगा, इमेज। तो तीसरा हमें क्या पढ़ना है, इमेज पढ़ना है, ठीक है। तीसरा हमें क्या पढ़ना है, इमेज पढ़ना है। ये तीन चीजें, ठीक है। ऑब्जेक्ट एक हो गया, एक हो गया ऑप्टिकल डिवाइस, और एक क्या हो गया, इमेज हो गया, ठीक है, इतनी बात। ऑब्जेक्ट से जो लाइट ऑप्टिकल डिवाइस पे जाती है उसको इंसिडेंट लाइट कहते हैं या इंसिडेंट रेज कहते हैं। जो ऑप्टिकल डिवाइस से बाद में निकलेगी उसको रिफ्लेक्टेड रेज या रिफ्रैक्टेड रेज कहेंगे, ठीक है, इतनी बात। तो लिख लो जरा आप, रेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स ऑप्टिकल डिवाइस, रेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स ऑप्टिकल डिवाइस आर इंसिडेंट रेज। मतलब इन रेज का एरो हमेशा ऑप्टिकल डिवाइस की तरफ होगा। अबे निकम्मो, हाँ या ना? रेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स ऑप्टिकल डिवाइस आर इंसिडेंट रेज, मतलब इनका एरो हमेशा ऑप्टिकल डिवाइस की तरफ होगा, ठीक है। लिखो, रेज फ्रॉम ऑप्टिकल डिवाइस आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन आर रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज, आर रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज, ठीक है। और इनका एरो क्या होगा, हमेशा ऑप्टिकल डिवाइस से अवे होगा, ठीक है। इनका एरो हमेशा ऑप्टिकल डिवाइस से क्या होगा, अवे होगा, ठीक है। क्योंकि बाद में आप रोगे, बोलोगे इसको ऑब्जेक्ट कैसे मान लिया, उसको इमेज कैसे मान लिया, वो सारी बातें इन्हीं सब बातों का ना पता होने की वजह से नहीं पता चलती हैं, ठीक है, इतनी बात। अब एक सबसे बड़ा खेल क्या है कि भाई देखने वाला कौन है ऑब्जेक्ट और इमेज को, ह्यूमन आई। अरे हम ही तो देख रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं किसी चीज को देखना चाहता हूं, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो चाहे इमेज हो, ठीक है, तो बायो वालों को पता होगा ह्यूमन आई में कन्वेक्स लेंस है, पढ़ लिया ना आई, हाँ। तो अब ये एक कन्वेक्स लेंस होता है ह्यूमन आई में,
और इस कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हम एडजस्ट कर सकते हैं यूजिंग व्हाट, सिलेरी मसल्स, है ना। ठीक है, अब इसके पीछे कहीं पर रेटिना होता है, लेकिन एक औकात तक ही एडजस्ट कर सकते हो भाई। मतलब ये नहीं कि कितनी भी बड़ी हो गई कितनी भी छोटी हो गई। जब आप दूर का देखते हो तो आपकी आंखें छोटी होती हैं, और जब आप पास का देखते हो तो आपकी आंखें फट जाती हैं, ऐसे कहते हैं आंखें फट गई, है ना। अब क्या कहानी, पीछे एक स्क्रीन होती है जिसको हम रेटिना कहते हैं, ठीक। अब मेडिकल वाले बताओ भाई कि इमेज या किसी भी चीज को ह्यूमन आई कैसे देखती है। अरे इन्वर्टेड तो देखती है, मैं इन्वर्टेड की बात नहीं कर रहा हूं। चलो मेरी बात सुनो, अगर मान लो इंसिडेंट रे ऐसे आया और ऐसे आया, ठीक है, इतनी बात, ये दोनों इंसिडेंट रेज ही हैं, हाँ या ना, क्योंकि टूवर्ड्स ऑप्टिकल डिवाइस है। इमेज देख पाएगा ऑब्जेक्ट, सॉरी ह्यूमन आई इमेज देख पाएगा। प्रियांजलि ने यस लिखा है भाई, और बायो वालों बाकी लोग, मौलिक शर्मा ने नो लिखा है, हार्दिक ने नो लिखा है। तुम लोग बताओ भाई, यस और नो। नहीं देख पाएगा बेटा, ये नहीं देख पाएगा। एक्चुअल में कन्वेक्स लेंस का काम होता है इसके ऊपर, जब भी डाइव, जरा देखो, कन्वेक्स लेंस है कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग मतलब ये और जल्दी कन्वर्ज कर देगा, यहां इमेज बना देगा, ठीक है। रेटिना पे इमेज नहीं बना पाएगा चाहे कितना भी एडजस्ट कर ले सेलेरी मसल्स। तो होना क्या चाहिए, ह्यूमन आई पे रेज या तो पैरेलल पड़े या डाइवर्जिंग पड़े। हमारी आंखों पे अगर रेज डाइवर्जिंग नहीं पड़ रही हैं या पैरेलल नहीं पड़ रही हैं तो हम उसकी इमेज नहीं देख पाएंगे, या उसको हम देख नहीं पाएंगे कभी भी, ठीक है, इतनी बात। तो लिखो जरा, ह्यूमन आई, ह्यूमन आई, ह्यूमन आई क्या, कोई भी आई हो, ठीक है, इतनी सारी आईज एक ही जैसी होती हैं। ना सारी एक जैसी नहीं होती हैं, कुछ जानवर होते हैं जो 3D नहीं देखते हैं, वो प्लेन देखते हैं। मेढक को प्लेन दिखता है, वो 3D कभी नहीं देख सकता। मुझे 3D दिख रही है, ये भी 3D दिख रहा है, ये भी 3D दिख रहा है, मेढक को सिर्फ एक फ्लैट स्क्रीन जैसा दिखेगा। कॉकरोच का पता नहीं मुझे, मैंने मेढक ही सुना है, ठीक है। जो भी जानवर जंप करके चलता है, मतलब कभी ध्यान रखना, वो जंप भी करता है इसी वजह से क्योंकि वो उस बेचारे के साथ अडेप्टेशन अभी वैसी नहीं है। जब भी वो जंप, बेसिकली मेढक ऐसे ऐसे नहीं घूम सकता, वो अपने सामने ही जाएगा क्योंकि उसे दिखता ही सामने का है, तो उसे लगता है यहीं सामने कोई चीज है, ठीक है। वो अपनी टंग भी जब आगे फेंकेगा तो कभी एंगल पे नहीं फेंक सकता, ठीक है। तो उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, ठीक है। अब रैबिट, मेढक, हाँ ये हो सकते हैं, रैबिट भी हो सकता है। कंगारू पता नहीं, कंगारू 3D देखता है, कंगारू हर तरफ गर्दन घुमा सकता है, घुमाता है ना वो, मेढक नहीं घुमाता गर्दन, कंगारू घुमाता है शायद। तो कंगारू के साथ ऐसा नहीं, कंगारू के साथ दूसरी कहानी होगी उसके अडेप्टेशन की वजह से। चलो अब देखो, तो क्या कह रहे थे हम, क्या लिखा हमने, ह्यूमन आई टू सी एनी ऑब्जेक्ट और इमेज, human eye to see any object or image must receive diverging rays और पैरेलल रेज, डाइवर्जिंग रेज और पैरेलल रेज, ठीक है। अगर ह्यूमन आई ने कुछ भी देखना है तो उसकी आंखों में डाइवर्जिंग या पैरेलल रेज आनी चाहिए, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। मैंने बता दिया था भाई, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सोर्स ऑफ लाइट, यानी कि जहां से इंसिडेंट रेज निकल रही हैं, या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ व्हाट, इंसिडेंट रेज। तो लिखो जरा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज
ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन हो गई, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज ऑब्जेक्ट की पोजीशन हो गई। अब जरा देखो एक मिनट, ऑब्जेक्ट दो टाइप का, चलो देखो एक मिनट, ये ऑप्टिकल डिवाइस है, कोई कुछ भी हो सकता है, मिरर, लेंस, प्रिज्म, कुछ भी हो, ऑप्टिकल डिवाइस। अगर इंसिडेंट रेज ऐसी है बेटा, तो ऑप्टिकल डिवाइस पे कैसी पड़ रही हैं, डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग पड़ रही हैं। तो अगर मैं इनको पीछे प्रोड्यूस कर दूं एक्चुअल में, तो यहां पर इंटरसेक्ट करती हैं, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो कैसा ऑब्जेक्ट कहलाएगा, रियल, ठीक है। और एक चीज देखो, मैं अपने आप को कहीं भी रखूं ह्यूमन आई को, मैं रियल ऑब्जेक्ट को देख पाऊंगा कि नहीं देख पाऊंगा। बस ऑप्टिकल डिवाइस के पीछे ना रखूं, यहां रख दूं तो रेज डाइवर्जिंग मेरी आंखों में आ रही हैं, यहां रख दूं तो भी मेरी आंखों में डाइवर्जिंग आ रही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिखो जरा, लिखो इफ इंसिडेंट रेज, if incident rays are diverging on OD, OD मतलब optical device, if incident rays are diverging on OD, then object is real, then object is real, ठीक है। always visible to human eye, मैं कहीं भी खड़ा हो जाऊंगा यार, एक बात बताओ, मान लो आप में से कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, मैं यहां खड़ा हूं, तो आपसे रेज मेरी आंखों में क्या आ रही है, डाइवर्जिंग आ रही है, मैं देख सकता हूं आपको, ठीक है, इतनी बात। तो रियल ऑब्जेक्ट हमेशा दिखेगा अगर मैं ह्यूमन आई यहां रख दूं, ऐसे रेज आएंगी कि नहीं आएंगी, आएंगी भाई, दिखेगा। यहां रख दूं तो ये डाइवर्जिंग आ ही रही है, यहां रख दूं तो ये डाइवर्जिंग आ ही रही है, ठीक है, इतनी बात। अब दूसरा, तो रियल ऑब्जेक्ट के लिए क्या हो गया, ऑप्टिकल डिवाइस पे डाइवर्जिंग इंसिडेंट रेज होनी चाहिए, ठीक है, इतनी बात। अब ये ऑप्टिकल डिवाइस, ये एक इंसिडेंट रे, ये दूसरी इंसिडेंट रे, ठीक है, इतनी बात। ये दोनों इंसिडेंट रेज। अब ये बताओ कैसी इंसिडेंट रेज है, कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग है कि नहीं है, ठीक है, इतनी बात। तो लिखो, और इनको अगर मैं प्रोड्यूस करूं, एक्चुअल में पीछे तो जाएंगे नहीं क्योंकि ऑप्टिकल डिवाइस से कुछ अलग ही कहानी हो जाएगी, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन। तो इनको अगर मैं पीछे प्रोड्यूस कर दूं, तो यहां पर ऑब्जेक्ट आ रहा है, और ये ऑब्जेक्ट कैसा, वर्चुअल, कैसा ऑब्जेक्ट हो गया, वर्चुअल। अब एक बात बता, अगर आंखें यहां रख देगी, क्या देख पाएगी, देख सकती है, सोच ले, यहां पर आई रख दे, कैसी रेज आ रही है आंखों में, कैसी आ रही है, कन्वर्जिंग आ रही है, ऑब्जेक्ट विजिबल नहीं होगा, ठीक है, इतनी बात। ये सारे सवाल छोटे छोटे यही पूछे जाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो लिखो जरा, इफ इंसिडेंट रेज आर कन्वर्जिंग ऑन ओडी, if incident rays are converging on OD, then object is virtual and we cannot see it, by naked eye, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखो इमेज, 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 इमेज की कहानी क्या है, लिखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज, ऑप्टिकल डिवाइस से जब रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज निकलेंगी, जहां इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज इमेज हो गया, ठीक है, इतनी बात। अब मेरी बात सुनो, ध्यान सुनना, ये दोनों इंसिडेंट हैं तो ये ऑब्जेक्ट है, हाँ या ना। अब यहां रिफ्रैक्शन हुआ, ठीक है, ये कैसी रिफ्रैक्टेड रेज है, कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग है कि नहीं है,
ठीक है। और यहाँ पर क्या बनेगा, इमेज बनेगा। कैसा इमेज, रियल। अभी रुके रहो और बता देता हूँ। ये आप कैसे मिरर है मान लो, एक इंसिडेंट ऐसे तो रिफ्लेक्टेड ऐसे, एक इंसिडेंट ऐसे तो रिफ्लेक्टेड ऐसे, यहाँ दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ क्या बनेगा, इमेज। और कैसा, दोनों कन्वर्जिंग है, रिफ्लेक्टेड, तो कैसा, रियल। ठीक है, लिखो जरा, लिखो, इफ रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज आर कन्वर्जेंट फ्रॉम OD रियल इमेज, क्या बनेगा, रियल इमेज बनेगा। ठीक है, इतनी बात। अगर रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज OD से कन्वर्जेंट है, OD से, ठीक है, इतनी बात। अब क्योंकि OD से निकल रही है, ठीक है, इधर या OD से निकल रही है इधर, कन्वर्जेंट, तो रियल इमेज। लिख लिया सबने, लिख लिया भाई। अब एक बात बताओ, मैं इस इमेज को तब देख पाऊंगा जब ह्यूमन आई को यहां रखूंगा, यहां रखने पे नहीं देख पाऊंगा। अरे बड़े निकम्मे हो, तो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, जब डाइवर्जिंग पड़ेंगी तभी देख पाऊंगा। इसको मैं यहां रखने पे देख पाऊंगा भाई, हाँ या ना, खुद देख लो क्या कहानी चल रही है। ठीक है, अब देखो, अब जरा ध्यान दो, ये दो इंसिडेंट रेज हैं, तो रिफ्लेक्टेड रेज क्या हो गई, एक रिफ्लेक्टेड ये हो गई, एक रिफ्लेक्टेड ये हो गई, हाँ या ना। अब इमेज कहाँ बनेगा, पीछे कहीं प्रोड्यूस करके, कैसा इमेज, वर्चुअल। तो लिखो जरा, इफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज आर डाइवर्जेंट फ्रॉम OD then virtual image। ठीक है, अब अगर इमेज आपने देखनी है तो निकम्मो देखो, ह्यूमन आई को यहां रखोगे, ये भी डाइवर्जिंग, ये भी डाइवर्जिंग, हाँ या ना, ऐसी रखोगे कि नहीं रखोगे, पहले बताओ मुझे। ठीक है, अब एक बात बताओ, क्या ह्यूमन आई डिफरेंशिएट कर सकता है रियल और वर्चुअल इमेज में, उससे तो कोई पता ही नहीं चलेगा कि रियल है या वर्चुअल है भाई, उसे तो डाइवर्जिंग चाहिए। ठीक है, तो पहले बना लो, ये छोटे छोटे पॉइंट ना एग्जाम में पूछे जाएंगे, बार बार कह रहा हूं मैं। ठीक है, कि आपको 4 ऑप्शन देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गलत है। लिखो, ह्यूमन आई कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज, human eye cannot distinguish between real and virtual image। ठीक है, ठीक, आज इतना ही करो, कल बात करेंगे रिफ्लेक्शन, अभी तो हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट इमेज की बात करी है। ठीक है, चलो कल बात करेंगे।